हेलो माय फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग जो लास्ट सेशन छूट गया था, जो हाफ हो गया था, उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। जैसे कि हाउस प्रॉपर्टी का ऑलरेडी 2 सेशन आ चुका है, ये नेक्स्ट लेक्चर होगा अपना हाउस प्रॉपर्टी के लिए। ठीक है, तो हमने लास्ट टाइम में क्या कवर किया था सर? सर हमने लास्ट टाइम में जो है ना, फर्स्ट लेक्चर में देखोगे तो हमने सेक्शन 22 कवर किया था। क्यों सर? क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी जो इनकम टैक्स में जो आता है वो सेक्शन 22 से लेके 27 तक कवर करता है। तो सेक्शन 22 हमने चार्जिंग सेक्शन देख लिया। फिर सर आगे हम लोग ने डीम्ड ओनर के बारे में पढ़ा, वो सेक्शन 27 में आता है, राइट। उसके बाद में हम लोग ने जो है ना 23 सेक्शन 23 पढ़ा, जो किसके बारे में बात करता है? ग्रॉस एनुअल वैल्यू के बारे में बात करता है। तो मैं चार्जिंग सेक्शन और ये जो डीम्ड ओनर है उसको मानता हूँ कि आपने वो लेक्चर देखा होगा, समझ जाओगे आप। बट मैं एक बार फिर से ग्रॉस एनुअल वैल्यू का एक छोटा सा ओवरव्यू लेना चाहता हूँ। क्या है सर ये ग्रॉस वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जीएवी, राइट? जीएवी। सर ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू है ना, जब हम कंप्यूटेशन करते हैं, क्या कंप्यूटेशन करते हैं सर? हाउस प्रॉपर्टी का इनकम जब कंप्यूटेशन करते हैं तो सबसे पहला जो आता है, सबसे पहला जो अमाउंट आता है, जो उसको नोशनल अमाउंट बोलते हैं हम लोग, उसको ग्रॉस एनुअल वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ग्रॉस एनुअल। कैसे आता है सर ग्रॉस एनुअल वैल्यू? हमेशा ना दो चीज़ों को देख कर आता है, मतलब दोनों में से जो बड़ा होगा ना वो उसमें से ग्रॉस एनुअल वैल्यू कंसिडर होगा, एक्सेप्शन के साथ। एक्सेप्शन है कुछ उसमें, वो देख लेंगे। जैसे कि सर फर्स्ट कौन है सर? RLV, रीजनेबल लेट आउट वैल्यू। और सेकंड कौन है सर? एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, जो एक्चुअल रेंट बोलते हैं हम जिसको, राइट। तो रीजनेबल लेट आउट वैल्यू कैसा मिलेगा सर? सबसे पहला सर उसमें सिंपल था सर, फेयर वैल्यू देखना, उसके बाद म्यूनसिपल वैल्यूशन देखना, विच एवर जो भी हाइयर रहेगा उसको कंपेयर करो अपना स्टैंडर्ड रेंट के साथ, और स्टैंडर्ड रेंट के साथ विच एवर इज लोअर बोलकर अपना RLV आ जाता था। अगर इनके स्टैंडर्ड रेंट नील है तो सर इग्नोर करो स्टैंडर्ड रेंट को, और सिर्फ फेयर वैल्यू और मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर करके उसको ले लिया जाता है। क्लियर है? सिंपल है सर। उसके बाद में एक्चुअल रेंट रिसीव्ड क्या होता है सर? एक्चुअल रेंट रिसीव्ड मतलब पूरा 12 महीने का तुमको रेंट कितना रिसीव होना चाहिए वो हम क्या करते हैं वहां पर लिखते हैं, और एक्चुअल रेंट कितना मिला उसके बारे में डिटेल जा रहा है वहां पर। ठीक है, तो कितना एक्चुअल रेंट रिसीव्ड माइनस कोई वैकेंसी है या कुछ और रीजन है, बैड डेट्स है, पैसे मिले नहीं मिले, ऐसा करके हम क्या करेंगे दोनों को मतलब एक इनकम होगा और एक क्या होगा अपने लिए डिडक्शन टाइप होगा। तो ऐसा करके अपने पास जो एक्चुअल रेंट अपने हाथ में आया वो एक्चुअल रेंट बनेगा तुम्हारा। तो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और जीएवी, सॉरी RLV, ये दोनों में से विच एवर इज हायर होता है उसको हम क्या सेलेक्ट करते हैं? जीएवी सेलेक्ट करते हैं। एक्सेप्ट अगर एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड कम है, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड कम है बिकॉज बिकॉज ऑफ वैकेंसी के वजह से, तो ऐसा टाइम पे एक्चुअल रेंट रिसीव्ड को ही कंसीडर किया जाएगा जीएवी। ये अपना सेक्शन 23 का मैंने ओवरव्यू दिया, राइट। बट सर आज क्या करने वाले हैं हम लोग? सर आज जो है वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, वो सेक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार फॉर्मेट बना लेता हूँ उसका, तो तुमको ज़्यादा क्लियर होगा हम करने क्या वाले आज। क्लियर है? तो एक बार टेबल बना लेते हैं। सर अगर मैं कंप्यूटेशन करूंगा हाउस प्रॉपर्टी का, कैसा बनेगा सर? सर कंप्यूटेशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इनकम, ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इनकम। सर वहां पर है ना दो कॉलम आते हैं ऐसे, ठीक है। ये बनना है अपना पर्टिकुलर, ये बना अपना अमाउंट वाला कॉलम रुपीज में, ये भी बना अपना अमाउंट वाला कॉलम रुपीज में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सर? कोई डाउट नहीं है? नेक्स्ट सर, अपने को सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है सर? ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, राइट। ग्रॉस एनुअल वैल्यू RLV और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड विच एवर इज हायर, वो सेक्शन 23 में हमने कवर कर लिया है, तो ये सेक्शन 23 में आता है। ठीक है सर, नेक्स्ट क्या करेंगे सर? नेक्स्ट लेस करते हैं हम इसमें, क्या करते हैं सर? म्युनिसिपल वैल्यूएशन, सॉरी म्युनिसिपल टैक्स, क्या बोलते हैं अपन? म्युनिसिपल, अगर टैक्स तुमने पेड किया है, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड, ठीक है, तो हम क्या करेंगे उसको लेस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक ऐसी अमाउंट ले लेता हूँ मैं, तो सर अपने को क्या बचता है यहाँ पर?
यहाँ पर बचता है NAV। NAV का फुल फॉर्म क्या होता है? नेट एनुअल वैल्यू। क्या होता है? नेट एनुअल वैल्यू। याद कर लो, फर्स्ट ग्रॉस से, ग्रॉस में से अपन म्युनिसिपल टैक्स माइनस किए, बचा क्या? नेट एनुअल वैल्यू। सर उसके बाद क्या करते हैं सर हम? उसके बाद हम लोग करते हैं डिडक्शन। डिडक्शन उसके बाद हम डिडक्शन लेते हैं। वो डिडक्शन कौन से सेक्शन में आता है सर? सेक्शन 24 में आता है। किस में आता है सर? सेक्शन 24 में आता है डिडक्शन। सर उसमें कितने टाइप के डिडक्शन है? क्या माइनस होता है सर उसमें? सर दो ही चीज माइनस होता है, याद रखना, सिर्फ दो ही चीज माइनस होता है। फर्स्ट है अपना स्टैंडर्ड डिडक्शन। क्या बोला मैंने? स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना होता है सर? 30% ऑफ NAV। 30% ऑफ NAV। NAV ये है, देखिए सर, ये वाला NAV है, राइट। इसका 30% चार्ज करूंगा मैं। कितना चार्ज करूंगा? 30% चार्ज करूंगा। तो जो भी अमाउंट आएगा वो इधर लिख लेंगे अपन, वो माइनस होगा अपना NAV के साथ। क्लियर है? उसके बाद और एक क्या है सर? वो और एक आता है इंटरेस्ट ड्यू। ठीक है, इंटरेस्ट ड्यू। अभी इंटरेस्ट कौन सा होता है? इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग होता है। किसका होता है? इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग। वो कौन सा बोरोइंग आता है, कैसा बोरोइंग आता है, वो सब अपन आज डिस्कस करने वाले हैं ये लेक्चर में। ठीक है, तो इंटरेस्ट बोरोइंग, तो जो भी अमाउंट रहेगा वो माइनस हो जाएगा और बाद में जो अमाउंट बचेगा टोटल करके इससे माइनस किया जाएगा और जो बचेगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इनकम आएगा। बट उससे पहले और एक चीज क्या होता है? लेस होता है, सॉरी ऐड होता है। क्या होता है? और एक चीज ऐड होता है सर। वो क्या होता है सर? अनरियलाइज रेंट। ये मैंने लास्ट टाइम में नहीं बताया था आपको, क्योंकि हमने बोला था आगे डिस्कस करेंगे, बट आज ये पॉसिबल हुआ तो आज इसको भी कवर कर लेंगे और इसके ऊपर सम्स देखेंगे। ठीक है, तो अनरियलाइज रेंट, जो रेंट अनरियलाइज था वो रिसीव कर लिया मैंने। ठीक है, अनरियलाइज रेंट एंड एरियर्स। एरियर्स रेंट रिसीव्ड। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा अपना जो भी आएगा इनकम वो, और उसमें से मैं माइनस क्या करूंगा सर? एक चीज है वो मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन। आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन जब आएगा मैं इसको क्लियर कर दूंगा। वो आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन करके जो लास्ट में बचेगा वो बनेगा तुम्हारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सिंपल है फॉर्मेट सर, अपने को बस ये सब एक एक करके समझना है। तो उसमें से हम ये ऑलरेडी समझ चुके हैं, उसमें से हम ये ऑलरेडी समझ चुके हैं। कौन सा है सर? GAV। ये क्लियर है अपना सर। अब आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या सर? अब आगे है अपना म्युनिसिपल टैक्सेस। सर ये म्युनिसिपल टैक्सेस क्या होता है सर? क्या होता है सर? सर ये लोकल अथॉरिटी वाले हैं ना। अब हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? म्युनिसिपल टैक्सेस के बारे में पढ़ने वाले हैं सर। ये माइनस जो हो रहा है ना, इसके बारे में अपन बात करेंगे थोड़ा, क्या है ये चीज सर? म्युनिसिपल टैक्सेस, राइट। सर ये म्युनिसिपल टैक्सेस क्या होता है सर? जब हम प्रॉपर्टी जो अपना होता है तो हम स्टेट गवर्नमेंट को एज अ सर्विस टैक्स समझो, उसको सर्विस टैक्स टाइप होता है वो। ठीक है, वो लोकल अथॉरिटी को जाके हम क्या करते हैं, जैसा म्युनिसिपैलिटी हो गया, राइट, जैसा ग्राम पंचायत हो गया, ये सब जो है ना, इन लोग को जाके हम क्या करते हैं, कुछ अमाउंट पे करते हैं प्रॉपर्टी के रिलेटेड, जिसको हम सर्विस टैक्स जैसा मानते हैं, बट उसको हम बोलते क्या है? म्युनिसिपल टैक्सेस बोलते हैं। वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है, राइट। तो लोकल अथॉरिटी के सामने जो हम पे करते हैं, लोकल अथॉरिटी के को हम पे करते हैं किसके रिलेटेड सर? प्रॉपर्टी के रिलेटेड, जो हमने क्या किया है, सेल्फ ऑक्यूपाइड किया है या फिर लेट आउट किया है, उसके लिए बात किया है, राइट। इसको पे करते हैं लोकल अथॉरिटी को। कौन हो सकता है सर लोकल अथॉरिटी? म्यूनसिपैलिटी हो सकता है, राइट। और कौन हो सकता है सर? जैसा ग्राम पंचायत हो गया, ग्राम पंचायत सर। उसके बाद कौन हो सकता है? कंटेनमेंट बोर्ड। ठीक है, तो एक्सेट्रा लिख देता हूँ फिलहाल। हाँ सर, ये लोग हैं, इनको हम टैक्स पे करते हैं। तो कंडीशन है भाई, डायरेक्टली तुमको माइनस नहीं कर सकते हो तुम लोग, कंडीशन उसके ऊपर। क्या बोला मैंने? डायरेक्टली म्युनिसिपल टैक्स तुम लोग माइनस नहीं कर सकते हो, तुमको कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा। वो कंडीशन अगर तुम्हारा फुलफिल होता है, अगर कंडीशन तुम्हारा फुलफिल होता है तो ही तुमको यहाँ पर माइनस करने का मौका मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। सबसे पहला कंडीशन क्या है सर? सबसे पहला सबसे पहला ओनर पेड होना चाहिए। ओनर पेड
मतलब सर क्या होता है, म्युनिसिपल टैक्सेस कभी कभी है ना टेनेंट भी पे कर डालते हैं, किसके बिहाफ में, ओनर के बिहाफ में। तो ऐसा कुछ ही नहीं होना चाहिए, ओनर को ही पे करना पड़ेगा, वो ओनर के अकाउंट से ही पैसा कटना चाहिए, तब जाके ओनर को इसका डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अगर ओनर, हाँ, ओनर के जगह पर टेनेंट ने पे किया हो, जो हमने जिसको रेंट पे दिया है रूम, उसने अगर अपना म्युनिसिपल टैक्स पे किया है तो उसको डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट कंडीशन क्या बनेगा सर, म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला क्या करना पड़ेगा, खुद को पे करना पड़ेगा, ओनर जो रहेगा वो प्रॉपर्टी का उसी को पे करना पड़ेगा, तो ही म्युनिसिपल टैक्स डिडक्शन मिलेगा। क्लियर है ये वाला। सर नेक्स्ट कंडीशन क्या है, पेड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। मतलब सर प्रीवियस ईयर का तो इनकम कैलकुलेट कर रहा है अपन, ये सब किसका कर रहा है, प्रीवियस ईयर का कर रहा है। अपने लिए असेसमेंट ईयर क्या रहेगा, असेसमेंट ईयर रहेगा 2021 और प्रीवियस ईयर क्या रहेगा 1920, राइट। तो ये प्रीवियस ईयर है ना, इसी के बीच में म्युनिसिपल टैक्सेस पेड होना चाहिए। क्या बोला मैंने, म्युनिसिपल टैक्सेस उसी के बीच में होना चाहिए, मतलब प्रीवियस ईयर में ही होना चाहिए। अगर उससे पहले किया हो या फिर उसके बाद किया हो, असेसमेंट ईयर में किया हो, तो उसका डिडक्शन तुमको नहीं मिलेगा। क्लियर है। और उसके बाद में ये ऑलवेज ऑन पेड बेसिस। क्या बोला मैंने, ऑलवेज ऑन पेड बेसिस का मतलब क्या हो गया सर, नॉट अक्रूवल। मतलब क्या बोलना चाहता है सर, वो बोलना चाहता है म्युनिसिपल टैक्स जब होता है ना, तो तुम लोग एक्चुअली पे होना चाहिए, एक्रूवल बेसिस नहीं होता है। मतलब मैं पे करने वाला हूँ ऐसा बोल के डिडक्शन नहीं ले सकते अपन, आपको पे करना पड़ेगा। मतलब सर तीन कंडीशन क्या था, सबसे पहला ओनर ने पेड क्या होना चाहिए, इसलिए मैं पेएबल बीएबल नहीं लिख रहा हूँ, पेड लिख रहा हूँ, क्लियर लिख रहा हूँ, पेड ही होना चाहिए वो। सेकेंड, ओनर पेड होना चाहिए। सेकेंड क्या है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर में ही होना चाहिए पे। थर्ड क्या है सर, ऑलवेज पेड बेसिस पे होना चाहिए। कैसे बेसिस पे होना चाहिए, पेड बेसिस एंड नॉट एन अक्रूवल। अक्रूवल का मतलब होता है मैं पेड करूं या नहीं करूं, या आगे जाके पे करने वाला हूं, ऐसा बोल के वो माइनस नहीं कर सकता है, उसको पे करना पड़ेगा। सर और एक कंडीशन बताओ ना, अच्छा वाला, ये एसओपी के टाइम पे इन केस ऑफ एसओपी, इन केस ऑफ एसओपी नो डिडक्शन। सर इसका मतलब क्या है सर, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, मैं अगर घर बना रहा हूँ या फिर खरीद रहा हूँ और वो घर पे खुद ही रहता हूँ और कोई नहीं रहता है, मतलब खुद फैमिली के लिए यूज कर रहा हूँ, मैं किसी को लेट आउट नहीं कर रहा हूँ, तो हमेशा याद रखना एसओपी में ना, एसओपी में जीएवी जो होता है ना, जीएवी अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे, ये जीएवी अगर ये एसओपी वाला प्रॉपर्टी होगा ना, तो ये हमेशा नील होता है। क्या होता है हमेशा सर, नील होता है। अगर वो नील होगा तो ये माइनस नहीं होगा ऐसा टाइम पे, ये भी क्या बन जाएगा, नील, भले तुम लोग ने क्या किया उसको पे किया हो। तो सर इसका मतलब सिंपल में बताओ क्या है ये हमेशा जो है ना ये केस ये हमेशा जो है ना एलओपी मतलब लेट आउट प्रॉपर्टी एंड डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी में ही क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा। मतलब सर अगर मेरा एसओपी का कैलकुलेशन चलता होगा, एसओपी में ये कैलकुलेशन करता रहूंगा, तब तुमको म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो तुमको किस में मिलेगा सर, लेट आउट प्रॉपर्टी में या डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी में। मतलब जो प्रॉपर्टी लेट आउट किया है मैंने, सामने वाले को रेंट पे दिया है, वो प्रॉपर्टी का जब कैलकुलेशन करोगे तो तुमको इसका माइनस मिलेगा, अदरवाइज तुमको माइनस नहीं मिलेगा। और सेकंड क्या है सर, डीम टू बी लेट आउट, मतलब वो प्रॉपर्टी भले ही लेट आउट नहीं हो, बट गवर्नमेंट ने क्या बोला, दो से ज्यादा प्रॉपर्टी तुम लोग सेल्फ ऑक्यूपाइड रख ही नहीं सकते हो, तो बचा हुआ जितने प्रॉपर्टी रहेगा उस सबको क्या कंसिडर करना पड़ेगा तुमको, लेट आउट, अदरवाइज डीम टू बी लेट आउट, मान के चलो वो लेट आउट किया है। तो ऐसा करके तुम्हारा क्या बनेगा सर, ये डीम टू बी लेट आउट, और लेट आउट होगा तो ही मिलेगा, अदरवाइज तुमको नहीं मिलेगा। तो इन केस ऑफ एसओपी नो डिडक्शन, इन केस ऑफ एलओपी एंड डीम टू बी लेट आउट डिडक्शन अवेलेबल। ठीक है सर, मैंने अभी यहाँ पर 4 पॉइंट्स कवर किए, 4 पॉइंट्स अच्छे से याद कर लो, तो म्युनिसिपल टैक्सेस का तुमको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ऑब्जेक्टिव में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, म्युनिसिपल टैक्सेस एक्रूवल बेसिस पे कर सकते या नहीं कर सकते, वो सब क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो याद रखना म्युनिसिपल टैक्सेस का मतलब होता है लोकल टैक्सेस पेड। किसके ऊपर सर, प्रॉपर्टी के ऊपर। कौन लेता है सर, गवर्नमेंट लेती है। कौन सी गवर्नमेंट सर, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट में जो लोकल अथॉरिटीज होते हैं, जैसे कि म्युनिसिपैलिटी हो गया,
ग्राम पंचायत हो गया, वो लेवल के वो सब अथॉरिटीज क्या करती है अपने से पैसे लेती है प्रॉपर्टी के ऊपर। जो प्रॉपर्टी तुम क्या करते हो सेल्फ ऑक्यूपाइड किया होगा या तो फिर लेट आउट किया होगा, ये दो प्रॉपर्टी के ऊपर क्या करती है अपने से म्युनिसिपल टैक्सेस लेती है। वो म्युनिसिपल टैक्सेस में माइनस कर सकता हूँ सर? हाँ तुम कर सकते हो। कौन से केस में कर सकते हो सर? एसओपी के केस में कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते सर, एसओपी के केस में बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हम एलओपी के केस में और डीम्ड टू बी लेटर प्रॉपर्टी के केस में कर सकते हैं सर। बताओ सर कैसा है? कुछ कंडीशन है? हाँ है ना कंडीशंस, क्यों नहीं है सर? सबसे पहले वो कौन होना चाहिए? ओनर पेड होना चाहिए एंड नॉट बाय टेनेंट। टेनेंट पे नहीं करना चाहिए उसको, ओनर खुद से पे करना चाहिए, तब जाके उसको मिलेगा उसका बेनिफिट। सेकंड सर, पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो प्रीवियस ईयर जो है, प्रीवियस ईयर ड्यूरिंग द ईयर मतलब प्रीवियस ईयर, ठीक है, प्रीवियस ईयर में ही पे होना चाहिए, अदरवाइज वो कंसिडर नहीं किया जाएगा कि म्युनिसिपल टैक्सेस तुमने पेड किया और उसको तुमको डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में ऑलवेज पेड ऑन पेड बेसिस, मतलब सर जब हम पे करेंगे, जब हम पे करेंगे तो ही तुमको डिडक्शन मिलेगा और वो प्रीवियस ईयर में पे करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद में लास्ट एसओपी के लिए बेनिफिट नहीं है, बेनिफिट सिर्फ एलओपी के लिए एंड डीएलओपी के लिए, जो बोलते हैं हम लोग लेटर प्रॉपर्टी एंड डीम टू बी लेटर प्रॉपर्टी। सिंपल चीज सर, हमने ये समझा म्युनिसिपल टैक्सेस पेड के इतने सारे कंडीशन से, उसको अच्छे से याद कर लो तो हम लोग को क्या मिलेगा सर? आगे जैसे बढ़ेंगे हम लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू से, जब मैं म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस करता हूँ, ग्रॉस एनुअल वैल्यू से जब मैं म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है सर? नेट एनुअल वैल्यू। मुझे क्या मिलता है सर? नेट एनुअल वैल्यू। मुझे क्या मिलता है सर? नेट एनुअल वैल्यू मिलता है। तो सर उसके बाद में क्या करना है सर? मुझे उसके बाद में जो है ना डिडक्शंस लेना है सर, वो सेक्शन 24 के डिडक्शन से। और सेक्शन 24 के डिडक्शंस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे सेक्शन 24 के डिडक्शंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है सर। अभी हम लोग ने म्युनिसिपल टैक्सेस के बारे में पढ़ लिया, अब हमको आगे बढ़ना है सेक्शन 24 की ओर। सेक्शन 24 किसके बारे में बात करता है? डिडक्शंस के बारे में बात करता है। सेक्शन 24 किसके बारे में बात करता है? डिडक्शन के बारे में बात करता है। तो एक बार हम लोग उसका ओवरव्यू ले लेंगे तो अपने को समझ में आएगा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो सब समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वेरी इंटरेस्टिंग है, ध्यान देना बहुत अच्छे से। अगर नहीं समझा तो रिपीट कर करके देखना 4 बार, ज़रूर आपको समझेगा गारंटीड। और कुछ क्वेश्चंस हो गए ज़रूर मेरे मेल आईडी पर मेल कर देना, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा उस चीज़ का, ठीक है। चलो तो सर फर्स्ट क्या था सर अपना? ग्रॉस एनुअल वैल्यू, राइट। हाँ सर ये तो आपने बताया था, जीएबी जिसको बोलते हैं अपन, राइट। अगर वो अमाउंट आया मेरा कुछ तो, राइट, कुछ तो आया समझो, फिर मैं माइनस क्या करूँगा सर उसमें? फिर उसमें मैं माइनस क्या करूँगा सर? म्युनिसिपल टैक्सेस, ठीक है, म्युनिसिपल टैक्सेस में माइनस किया तो वो भी माइनस कुछ हो जाएगा सर। उसके कंडीशंस अभी जस्ट पढ़े हमने, रीड किए। मेरे बचता है नेट एनुअल वैल्यू। क्या बचेगा सर? नेट एनुअल वैल्यू, जिसको अपन बोलते हैं एनएवी, ठीक है, वो भी कुछ बचेगा सर माइनस करके। उसके बाद में मेरा काम क्या बनता है सर? उसके बाद में मेरा काम बनता है कि लेस क्या सर? लेस क्या सर? स्टैंडर्ड सॉरी लेस क्या बनेगा इसको? डिडक्शंस बोलेगा। क्या बोलेगा इसको? डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। सर ये सेक्शन 24 अच्छे से याद कर लो, लिखोगे बहुत अच्छा से इंप्रेशन बढ़ता है, मार्क्स कटने का चांसेस कम हो जाता है वो चीज़ में, ठीक है। डिडक्शन मिलेगा अपने को सर। ये डिडक्शन में फर्स्ट डिडक्शन किसका है सर? फर्स्ट डिडक्शन है, चलो ऐसा नहीं बात करते अपन, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पर क्लियरली लिख देते हैं, ठीक है सर। ये डिडक्शन जब आता है ना, मैं से ये चीज़ को याद कर लेता हूँ, ये टेबल को याद कर लो तो हमेशा कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको ये चीज़ में, ठीक है। फर्स्ट डिडक्शन कौन सा है सर? फर्स्ट डिडक्शन है अपना स्टैंडर्ड डिडक्शन। क्या बोला मैंने? स्टैंडर्ड डिडक्शन। सर ये स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होता है सर? स्टैंडर्ड डिडक्शन का मतलब देखो सिंपल चीज़, उन्होंने क्या बोला है? स्टैंडर्ड डिडक्शन आप क्या करो डायरेक्टली 30% ऑफ एनएवी ले लेना। एनएवी तो मतलब सर ये जो अमाउंट आएगा एनएवी, उसका डायरेक्टली मुझे क्या करना है? 30% चार्ज करना है और डायरेक्टली माइनस कर देना है। कितना सिंपल है सर। ऐसा क्यों बोला बट उन लोगों ने? क्योंकि जो है ना देखो 30% आ जाएगा सर,
और ये जो है ना आप देखोगे ना एक लमसम अमाउंट होता है, लमसम में खत्म हो जाता है। लमसम मतलब एक ही टाइम में टोटल अमाउंट देके खत्म कर देते हैं। क्यों करते हैं सर ऐसा? क्योंकि जो है ना क्या होता है ना, देखो अब मेरा प्रॉपर्टी है, ठीक है, मैं मेरा प्रॉपर्टी है, मैंने बोला सर मैंने ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाल लिया, मैं इनकम टैक्स ऑफिसर के सामने गया, मैंने क्या बोला, इनकम टैक्स ऑफिसर के सामने चला गया मैं, और मैं उसको बोल रहा हूँ मैंने ग्रॉस एनुअल निकाला, मैंने म्यूनसिपल टैक्स जैसा आपने कहा था वो माइनस भी कर दिया। अब मेरा स्टैंडर्ड, अब मैं डिडक्शंस लेने आया हूँ। क्या बोला मैंने? डिडक्शन। मैं स्टैंडर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, फिलहाल नॉर्मल का बात कर रहा हूँ। जब तुम कोई इनकम कमाते हो, जब तुम लोग कोई कोई इनकम, ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है राइट, ये इनकम कमाते हो राइट, इनकम कमाते हो तो यहाँ पर एक्सपेंसेस होते हैं या नहीं राइट। तुम लोग अगर इनकम में रेंट रिसीव कर रहे हो, क्या कर रहे हो, रेंट रिसीव कर रहे हो, इनकम में तुम क्या कर रहे हो, रेंट रिसीव कर रहे हो, तो तुम्हारा एक्सपेंसेस होगा या नहीं, ये पहला बता। हो सकता है ना? क्या क्या हो सकता है सर? जैसा इंश्योरेंस पे कर रहा हूँ मैं प्रॉपर्टी पे, ये हो सकता है सर। उसके बाद ग्राउंड रेंट पे कर रहा हूँ मैं, हो सकता है सर। उसके बाद हो सकता है मैं कलेक्शन चार्जेस, कलेक्शन चार्जेस मतलब सर, सर वो चार्जेस सर जो अपन रेंट कलेक्ट करने के लिए हम जाकर खर्चा करते हैं, मतलब समझो यहाँ पर नहीं रहता हूँ मैं, कहीं और पर रहता, मेरा टेनेंट कहीं और रहता और मैं कहीं और पर, तो दोनों का ट्रैवलिंग का खर्चा, आने जाने का, कलेक्शन चार्जेस, वो सब चार्जेस होते हैं ना, वो हो गया राइट। अदर एक्सपेंसेस, कोई भी अदर अदर एक्सपेंसेस मान के चलो, तो ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। तो ये एक्सपेंसेस है ना, सबका एक जैसा तो नहीं होता है ना, बार बार फर्क गिरता है किधर ना कुछ एक्सपेंसेस ऊपर नीचे होते रहेंगे। सब एसएससी का एक जैसे एक्सपेंसेस नहीं हो सकता ये चीज़ में राइट, मानते हो? तो ऐसे टाइम पे जो बचेगा ये इनकम बचेगा, प्रॉफिट टाइप, ये क्या बनेगा मेरा, प्रॉफिट बचेगा। अब ये प्रॉफिट पे तुम क्या बोल रहे हो, चार्ज करो। बट इनकम टैक्स ने क्या बोला, देख भाई तू ऐसा 10 लेके आएगा मेरे सामने, और 10 खर्चा, तुम सबका एक जैसा खर्चा नहीं है, 1000 खर्चे राइट। तुमने जीएबी हम लोग कौन से बेसिस पे निकाला था, नोशनल बेसिस पे निकाला था। नोशनल मतलब सर, नोशनल का मतलब होता है सर, नोशनल बेसिस, नोशनल का मतलब होता है कि एजम्पशन बेसिस पे, एजम्पशन मतलब लॉजिकल एजम्पशन बेसिस पे हम क्या करते हैं, उसको कंप्यूट करते। तो इनकम टैक्स ऑफिसर बोलता है यार इतना सब खर्चे में क्या लेते बेटू तेरा, ठीक है मैं तेरे को है ना मान के चलता हूँ, तू खर्चा करे या ना करे, तू भरे या टेनेंट भरे, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तू डायरेक्टली 30% ले और खत्म कर दे, मैटर क्लोज कर दे। 30% ले, जितना तूने ये एनएवी है ना, तो मैं मान के चलूंगा 100% में 30% खर्चा है, और वो मान के मैं 70% को सिर्फ इनकम कंसिडर करूंगा। उनका बोलना है किसका, इनकम टैक्स का। तो ये ज़्यादा दूसरी चीज़ें जो है ना, जो बार बार खर्चा, ये दिखाओ 10 रिसिप्ट दिखाओ सामने जाके इनकम टैक्स ऑफिसर को, तो इनकम टैक्स ऑफिसर ने बोला नहीं भाई तू एक लमसम में अमाउंट माइनस कर ले 30%, और तेरा भी वही तक ने, मेरा भी वही तक ने, ज़्यादा दिमाग लगाने नहीं अपने को। और ये भी क्या बन गया, एक नोशनल बेसिस पे बन गया, ये भी क्या हो गया, नोशनल बेसिस पे डिडक्शन चार्ज किया। समझा? क्लियर है? तो ये भी क्या बन गया, नोशनल बेसिस पे हो गया। तो इनडायरेक्टली सर ये जो बचेगा, मतलब कल अगर तुमको पूछेंगे सर डिडक्शन का मतलब सर दो है सर डिडक्शन, अपने कौन सा, स्टैंडर्ड डिडक्शन और एक दूसरा वाला, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट डिडक्शन। सर याद रखना इधर वो सब खर्चे में अदर अदर एक्सपेंसेस incurred during the previous year shall be ignored, shall be ignored। तो बाकी सब खर्चे को क्या करेंगे हम, इग्नोर करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इग्नोर कर देंगे बाकी सब खर्चे को। एक्सेप्ट, एक्सेप्शन भी है सर, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या सर, एक्सेप्ट क्या, एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग। क्या बोला मैंने, एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग। सर क्यों इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग को क्यों नहीं ले रहे सर? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग को हम लोग अलग डिडक्शन देने वाले हैं, इंटरेस्ट पेएबल। सर इंटरेस्ट पेएबल, इसको क्या बोलेंगे सर, इंटरेस्ट पेएबल बोलेंगे। सर इंटरेस्ट पेएबल क्या होता है सर, किसका इंटरेस्ट की बात कर रहे हो आप? सर अब मैं अच्छे से बताने जा रहा हूँ, वो ध्यान देना। तो ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, इंटरेस्ट पेएबल, पेबल मतलब समझ रहे हो, अक्रूवल बेसिस पे होता है। किस पे बेसिस पे होता है सर, पेबल से क्या पता चल रहा है सर अपने को, इंटरेस्ट
अक्रू हो सबसे पहले तो एक बात कर लेता हूँ, इंटरेस्ट किसके ऊपर होता है सर? बोरोइंग के ऊपर होता है, राइट? हमने लोन लिया है किधर, तो बोरोइंग किया है, लोन लिया है। वो लोन किसके लिए है ये मैटर करता है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हाउस प्रॉपर्टी कर रहे हैं। मैं कार के लिए लोन लिया तो इधर क्या करना है उसका, मेन तो हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर जो जो खर्चा हो रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि अदर एक्सपेंसेस को तो मैंने 30% ले लिया। इंटरेस्ट के लिए क्या सर, इंटरेस्ट के लिए क्या, तो उन लोग बोल रहे हैं लोन अगर तुम लोग लेते हो, बोरोइंग्स अगर तुम लोग करते हो, तो वो फॉर पर्टिकुलर पर्पस के लिए होना चाहिए। पर्टिकुलर पर्पस, सर वो क्या है पर्पस है सर? पर्टिकुलर पर्पस क्या है सर? तो फर्स्ट पॉइंट है एक्विजिशन के लिए होना चाहिए, एक्विजिशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, शन ऑफ एचपी। मतलब सर जो तुम्हारा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, जो तुम्हारा लेट आउट प्रॉपर्टी है, जो तुम्हारा डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी है, वो एक्वायर करने के लिए तुम लोग ने लोन लिया होना चाहिए। क्या बोला मैंने, वो एक्वायर करने के लिए तुम लोग लोन लेना चाहिए आपको, ठीक है? और क्या हो सकता है सर? और सेकंड हो सकता है कंस्ट्रक्शन। क्या बोला मैंने? कंस्ट्रक्शन करने के लिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। क्या कर रहा हूँ मैं, पहले तो एक्वायर मतलब डायरेक्टली जाके खरीद लिया, कोई फ्लैट्स बन रहे हैं वहां पर जाके मैंने बुक कर लिया और खरीद लिया, लोन ले लिया उसके ऊपर, वो बना एक्वेशन। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है मैं खुद का बंगला बिंगला बना रहा है या घर भी बना रहा है मस्त वाला, तो वो कंस्ट्रक्शन करने के लिए मैंने क्या किया, लोन लिया। तो लोन के ऊपर इंटरेस्ट तो भरता रहूंगा ना, तो इंटरेस्ट का डिडक्शन यहाँ पर मिलेगा, तुम लोग को मिलेगा। कितना मिलेगा वो मैं बाद में बताऊंगा, फिलहाल तो मिलेगा डिडक्शन। सर और क्या हो सकते हैं? रिन्यूअल, रिकंस्ट्रक्शन, या फिर रिनोवेशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। मतलब सर सिंपल चीज समझ में आ रहा है, एक तो बनाने के लिए, या फिर एक खरीदा हुआ, या फिर इसके ऊपर रिनोवेशन का खर्चा हुआ, रिकंस्ट्रक्शन का खर्चा हुआ, रिन्यूअल का खर्चा हुआ, कोई भी खर्चा हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर कर रहे तुम लोग लोन लेके, तो वो खर्चा सब कंसीडर, ये जो 5 पॉइंट्स लिया, एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन, रिन्यूअल, रिकंस्ट्रक्शन, ये सब प्रॉपर्टी में कंसीडर किया जाएगा। वो लोन उसी के लिए होना चाहिए, तब जाके तुमको उसका इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाएगा। क्लियर है सर? नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर? ये अक्रूवल बेसिस पे होता है। अक्रूवल बेसिस का मतलब सर, जैसे हमने म्युनिसिपल टैक्सेस में क्या बोला, हमेशा पेड बेसिस पे होना चाहिए। पेड का मतलब तुम पे करोगे तो ही मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा डिडक्शन। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या बोला, एक्रूवल बेसिस। एक्रूवल का मतलब पेड हो या पेएबल हो, ठीक है? मतलब तुमने इंटरेस्ट जमा हुआ है तुम्हारा, तो कटने वाला है आगे जाके, तुम्हारा इंटरेस्ट काटने वाला है बैंक, तो ऐसा टाइम पे पेएबल, पे करने वाला है मैं। पेड मतलब ऑलरेडी उसका डिडक्शन हो चुका है, जैसा तुम्हारा ईएमआई जाता है, राइट? ईएमआई जाता है, ईएमआई का क्या होता है सर, पोर्शन क्या होता है, एक प्रिंसिपल अमाउंट होता है और एक क्या होता है, इंटरेस्ट अमाउंट होता है। अब ये प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, तो डिडक्शन किसके बारे में मिल रहा है तुमको, इंटरेस्ट के ऊपर मिल रहा है। किसके ऊपर मिल रहा है, इंटरेस्ट के ऊपर मिल रहा है, वो माइनस करने वाले हो। तो वो इंटरेस्ट हमेशा, ये लो जो ईएमआई भर रहे हो ये पर्पस के लिए होना चाहिए। सेकंड, एक्रूवल पेड होना चाहिए, मतलब एक्रूवल बेसिस पे होना चाहिए। पेड भी हो सकता है, पेएबल भी हो सकता है, जो ड्यू बच रहा है तुम्हारा, वो बेसिस पे तुमको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट का डिडक्शन, डिडक्शन मिलेगा तुमको, राइट है? और एक, राइट है, और एक लास्ट वाला, लास्ट वाला क्या है सर, अदर देन अबाउ पर्पस लोन shall not be considered in house property। समझा सर? बोलना चाहता है सर, एग्जांपल दे दो तो यहाँ तक, यहाँ पर मैरिज, मैरिज लोन, कार लोन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब सर इंटरेस्ट चाहिए ना तुमको डिडक्शन, तो इंटरेस्ट चाहिए तो तुम लोग को ये पर्पस के लिए ही लेना पड़ेगा। अगर तुम लोग ने मैरिज लोन लिया, कार लोन लिया, बाइक लोन लिया, या फिर कोई और लोन लिया, जो पर्सनल लोन लिया, उसका इंटरेस्ट का डिडक्शन चाहते हो तुम लोग, तो नहीं मिलेगा तुमको, सॉरी बॉस, क्योंकि ये प्योरली किसके बारे में बात करता है, हाउस प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है। ठीक है सर, हो गया क्या, इतना ही है क्या? नहीं भाई,
खत्म नहीं हुआ अभी तक, इसके ऊपर अभी शुरुआत करना है अपने को, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट जो है वही मेन पार्ट है जो अपने को समझना है। तो सर ये याद कर लो सबसे पहला, मैंने क्या बोला था सर, डिडक्शन, डिडक्शन में दो टाइप होते हैं सर, स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड इंटरेस्ट पेबल वाला डिडक्शन। सो स्टैंडर्ड डिडक्शन में हम क्या करते हैं, डायरेक्टली 30% एनएवी का निकाल के माइनस कर देते हैं, यहाँ तक क्लियर है सर। वो एक लमसम अमाउंट होता है, गवर्नमेंट बोलती है ना तू दिमाग लगा ना मैं दिमाग लगाऊंगा, एक ही साथ अपन क्या कर देंगे 30% मैं तेरे को माइनस करके दे दूंगा एज एन एक्सपेंसेस समझ के, बाकी सब एक्सपेंसेस जो हो गए तेरे प्रॉपर्टी के ऊपर वो भूल जा मतलब उसको मैंने 30% में कंसिडर करके माइनस कर दिया, ये मान के चलना। और उसके बाद में सर वो हमेशा एक्सपेंसेस जब भी तुमको क्वेश्चन में दिखेंगे वो इग्नोर किया जाएगा, उसको नहीं लिया जाएगा, एक्सेप्ट एक एक्सपेंसेस, वो है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, बोरोइंग भी कौन सा पर्पस के लिए होना चाहिए सर, जो यहाँ पर दिया हुआ पर्पस, बाकी कोई इंटरेस्ट यहाँ पर मिलने वाला नहीं है तुमको डिडक्शन। तो इंटरेस्ट भी यहाँ पर, इंटरेस्ट का क्या डिडक्शन है सर, इंटरेस्ट का डिडक्शन सर बोरोइंग पर्पस जो होता है, बोरोइंग का जो पर्पस होता है वो हमेशा लिमिटेड है उसका, क्लियर बोला है, एक्वेशन, कंस्ट्रक्शन, रिन्यूअल, रिकंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन के ऊपर ही मैं तुमको इंटरेस्ट का डिडक्शन दूंगा, अदरवाइज मैं नहीं दूंगा। सेकंड क्या बोला, एक्रूअल, एक्रूअल का मतलब होता है पेड भी हो सकता है, ड्यू भी हो सकता है, पेबल जो भी है वो सब चीज मिल जाएगा तुमको, इंटरेस्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं, तुमको पे करना ही है बोल के। उसके बाद में कोई भी ऊपर वाला पर्पस छोड़ के कोई दूसरे पर्पस के लिए अगर तुम लोग लोन ले रहे हो, जैसे कि कार लोन, बाइक लोन, पर्सनल लोन, कोई भी लोन, वो सब लोन यहाँ पर उसका इंटरेस्ट कंसीडर नहीं होता है, उसका माइनस नहीं मिलेगा तुमको। ठीक है सर, तो अब आगे क्या करने वाले हैं सर अपन, ये तो अपन ने याद कर लिया सर, आगे क्या हम आगे इंटरेस्ट पेबल को दो पार्ट में तोड़ने वाले हैं अभी, क्योंकि सर एसओपी के केस में अलग होता है और लेट आउट के केस में अलग होता है इसका ट्रीटमेंट। वो क्या है ट्रीटमेंट अपन जल्दी देखेंगे अभी, ठीक है।